हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेज में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि एमसीक्यू का सीरीज़ चल रहा है, आपके एग्ज़ाम भी एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाले हैं, तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर आपके सामने लेके आए हैं। सेट नंबर 5 में हम आज जो है कंपनीज रिलेटेड एमसीक्यू को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, वो ये पूछ रहा है कि एक निजी कंपनी में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आंसर जो ध्यान दीजिएगा, ये बताया हुआ है आंसर सी को बताया हुआ है, लेकिन यहाँ सी नहीं रहेगा। प्रेजेंट टाइम में मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब ये नंबर्स बदल गए हैं। अब मिनिमम जो है वो 2 होते हैं और मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो है वो 200 होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, ये जो 50 दिया हुआ है ये 200 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये 1956 के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा, कंपनी एक 1956 के अकॉर्डिंग पूछेगा, तब वहाँ पर वो 50 हो गया आंसर। नेक्स्ट, एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, मैंने बताया ये भी। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम संख्या अगर पूछ लिया, जैसे कि अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो अधिकतम संख्या असीमित यहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, संचालकों की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है। संचालक कौन होते हैं? जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, इसको चलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे उनकी उम्र जो रहेगी 45 वर्ष रहेगी। कंपनी का उद्देश्य का जिक्र किसमें होता है? तो याद रखिएगा, कंपनी का उद्देश्य का जिक्र जो है सीमा नियम में होता है। एक देखिए MOA होता है, जिसको आप कंपनी सीमा नियम बोलते हैं, और एक जो होता है AOA होता है, जिसको आप आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं, जिसको आप पार्षद अंतर नियम के नाम से जानते हैं। तो जो सीमा नियम होता है, ये पर्टिकुलर एक सीमा बना देता है कि ये बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो उद्देश्य जो होता है, हमेशा किसी भी कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो बाहरी लोगों के साथ में होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य के बारे में पूछेगा, मतलब कंपनी को कैसे सरवाइव करना, उसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, उसके बारे में अगर पूछेगा तो वो सीमा नियम में रहेगा। और कंपनी के अंदर कैसे कार्य करना है, इसके बारे में अंतर नियम में उल्लेख होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर चलते हैं तो। नेक्स्ट, कंपनी के उप नियमों का जिक्र किस में होता है? तो मैंने बताया उप नियम का जो जिक्र होता है वो प्रविवरण में होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अंशों का निर्गमन किस में होता है? अधिमूल्य, कम मूल्य, सम मूल्य। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो सभी पे होता है, ठीक है। उपरोक्त सभी है। अधिमूल्य का मतलब हो गया, जैसे कि अगर कोई शेयर है तो उसे अगर हम चाहें, अधिमूल्य का मतलब हो गया कि हम उसको 110 में बेच सकते हैं, हाँ बेच सकते हैं। कम मूल्य का मतलब हो गया कि 100 का नहीं बेच करके हम 90 की बेचना चाहे, क्या बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं। सम मूल्य का मतलब 100 का शेयर है और 100 में बेच दिया, तो ये सम मूल्य कहलाता है आपका। नेक्स्ट, सहभागी अंशधारी को मत देने का अधिकार होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रवर्तक अंशों पर लाभांश मिलता है। तो सबसे अंत में जो होता है, प्रवर्तक को अंशों पर लाभांश मिलता है। प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक मतलब वो होता है जो ये बोलता है कि अगर, या मतलब कह सकते हैं कि ये प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी को स्टेबल करने में अपनी मेन भूमिका को निभाता है। तो वो लाभ बांटने के बाद सबसे एट द लास्ट में वो जा करके लेता है। नेक्स्ट, एक कंपनी का संचालक कौन हो सकता है? फर्म, संघ, व्यक्ति। तो इसमें से सी जो होता है वो संचालक, क्योंकि संचालन ऑपरेशन करने का काम कौन करेगा? वो व्यक्ति करने वाला है। तो यहाँ पर जो है वो संचालक के रूप में कौन करेगा काम? व्यक्ति करेगा। नेक्स्ट है, संचालकों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर 20 बताया हुआ है। नेक्स्ट, व्यवसाय के अंतर्गत मानव की समस्त क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं, मानव की समस्त आर्थिक क्रिया और हैं जो वैधानिक भी हो आती हैं। तो याद रखिएगा, मतलब ये तो इकोनॉमिकल फैक्टर से होना चाहिए, साथ में लीगल भी होना चाहिए, उसी को हम व्यवसाय के अंतर्गत में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य होता है व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है। तो याद रखिएगा, जो बिजनेस का जो पार्ट होता है, बिजनेस के पार्ट में जो आपका वाणिज्य आता है। व्यापार क्या होता है? तो व्यापार जो होता है, ट्रेड जो होता है, याद रखिएगा, ट्रेड जो होता है वो कॉमर्स का पार्ट होता है। बिजनेस का जो पार्ट होता है वो आपका जो होता है कॉमर्स होता है। नेक्स्ट, उद्योग अंग हैं, किसके अंग होते हैं? तो उद्योग जो होते हैं वो व्यवसाय के अंग में होते हैं। इसको आप इस तरह समझिएगा, जैसे कि अगर बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक हो गया कॉमर्स हो गया,
दूसरा जो हो गया आपका इंडस्ट्री हो गया। अब कॉमर्स को दो पार्टियों में बांट दिया जाता है, तो उसमें से एक आपका ट्रेड आ जाता है ना। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार तथा उद्योग में किसका क्षेत्र विस्तृत है? तो यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि व्यवसाय के पार्ट जो होते हैं वाणिज्य होते हैं, वाणिज्य का पार्ट जो होता है व्यापार होता है, व्यवसाय का ही पार्ट उद्योग होता है। तो यहाँ पर जो व्यवसाय का जो है एरिया वो सबसे ब्रॉड होता है। व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तेज प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं, मांग में परिवर्तन बिल्कुल नहीं, पर्याप्त पूंजी चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने के लिए जो कैपिटल होना चाहिए वो मतलब पर्याप्त होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय की असफलता के लिए निम्न में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो असफल कब हो जाता है? जब वहाँ पर कुप्रबंध हो जाता है, मतलब मैनेजमेंट सही से काम नहीं करता है और अयोग्य व्यक्ति के हाथ में पूरी उसकी नियंत्रण हो जाती है, अयोग्य व्यक्ति रिक्रूट हो जाते हैं संस्था में, तो ऐसे कंडीशन में व्यवसाय असफल माना जाता है। रेखा संगठन क्या होता है? तो याद रखिएगा, रेखा संगठन का मतलब होता है, इसको आप देखने को मिलेगा आर्मी डिपार्टमेंट में, मतलब वहाँ एक अपर रहेगा, उसके नीचे में जैसे कि माना कि एक मेजर हो लिया, एक उसके नीचे में और हो गया, एक उसके नीचे में सिपाही, मतलब इस तरह करके होते हैं ना ये सारे लोग। तो ये जो होते सैनिक की तरह होते हैं। यहाँ पर मतलब एक अपर बॉडी होता है, देन उसके बाद सबऑर्डिनेट अपर होता है, फिर एक लोअर बॉडी होता है। ये ऊपर वाला जो इनको कमांड करेगा, ये सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट वाला लोअर को कमांड करेगा। तो इसको हम रेखा संगठन के अंतर्गत देखते हैं। तो ये क्या करता है? अधिकार का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर खड़ी रेखा में सीधे चलता रहता है। नेक्स्ट, रेखा स्टाफ संगठन के अंतर्गत अधिकार किस में निहित होता है? तो यहाँ पर जो रेखा तथा स्टाफ दोनों में ही ये निहित होता है। नेक्स्ट, लाइन तथा स्टाफ संगठन में स्टाफ का कार्य कैसा होता है? तो लाइन को सलाह देना, मतलब ध्यान दीजिएगा, जो स्टाफ का कार्य पूछ रहा है तो स्टाफ क्या करेगा? हमेशा सलाह देने का काम करेगा, ऑपरेशन का काम करेगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, प्रबंध के नियंत्रण संबंधी कार्य में क्या अंतर्निहित है? प्रबंध के नियंत्रण संबंधित कार्य का सही पद्धति को अपनाना, मतलब प्रबंध का जो काम ही यही होता है, जो कार्य पर्टिकुलर चल रहा है वो सही से हो। नेक्स्ट, लाइन संगठन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ये सुस्पष्ट होता है, निश्चित उत्तरदायित्व होता है। मतलब यहाँ पर मैंने बताया ना कि अपर वाला लोअर सबऑर्डिनेट को देगा, सबऑर्डिनेट जो है अपने लोअर को देगा, और फिर ये दोनों क्या रहेंगे? ये तीनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन अगर बनेगा भी तो वो अलग क्राइटेरिया बनेगा। नेक्स्ट है आपका, लाइन तथा स्टाफ संगठन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ये विशेषज्ञों की सलाह की उपलब्धता यहाँ पर होती है। नेक्स्ट, कार्यात्मक संगठन का मुख्य लाभ क्या है? तो कार्यात्मक, जहाँ पे कार्य पे विशेष ध्यान दिया जाता है, तो विशेष ध्यान मतलब विशिष्ट कार्य पे ध्यान होता है, मतलब कार्य के जो लोग विशिष्टीकरण में होते हैं उन्हीं को कार्य सौंपा जाता है। नेक्स्ट, लाइन संगठन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो लाइन संगठन जो होता है वो सैन्य संगठन, अभी मैं एग्जांपल ले रहा था ना, वो मिलिट्री डिपार्टमेंट में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, निम्न में से संगठन का सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रारूप का है? तो वो जो है आपका कमेटी के अंतर्गत जो होता है वो संगठन का लोकतांत्रिक है। कमेटी मतलब 4 से 5 लोग एक कमेटी बना लेंगे, वो लोग आपस में काम करेंगे और वो पाँचों लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे और तहजीब भी देंगे। MRTP एक्ट 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो लास्ट दिया हुआ ना ये मोनोपोली वाला, कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार पर नियंत्रण करना। और प्रेजेंट में MRTP एक्ट ख़त्म हो चुका है, अब कंपटीशन एक्ट आ चुका है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछ लिया कि MRTP को समाप्त करने के बाद किस एक्ट को लेके आया गया, तो यहाँ पर वो कंपटीशन एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट, प्रशासन या प्रबंध के बीच अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आपका पहला जो ऑप्शन है वो प्रशासन मुख्यतः एक निर्णय का काम करता है। हाँ, बिल्कुल करता है। और जबकि प्रबंध का काम जो होता है वो कार्यात्मक होता है, मतलब प्रशासन निर्णय करता है और प्रबंध सिर्फ कार्य विशेष पर ध्यान देता है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। वीडियो से अगर वैल्यू मिली हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय